अस्सलामुअलैकुम। आज जो हमारा लेक्चर है इंटरनेशनल लॉ का, वो आज लेक्चर नंबर 9 है। और बेसिकली आज का जो लेक्चर है वो कॉन्सेप्ट ऑफ यूज़ ऑफ फोर्स के ऊपर है और कॉन्सेप्ट जो हमारा जस्ट वॉर्स का है, या जिसे आप लीगल वॉर्स कहते हो। एक बड़ा कंपैरेटिव एनालिसिस होता है लीगैलिटी ऑफ द वॉर्स के ऊपर। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो इन दो चीज़ों के गैम्बिट के दरमियान घूमेगा कि यूज़ ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्या है और इंटरनेशनल लॉ की डेवलपमेंट के साथ यूज़ ऑफ फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरह डेवलप हुआ। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि डिफरेंट इराज के अंदर जो जस्टिफिकेशन फॉर द वॉर दी जाती थी वो क्या थी। अब स्टार्ट अगर हम 15th सेंचुरी से करेंगे तो वहाँ की जो जस्टिफिकेशन ऑफ वॉर थी वो कुछ और थी, और आज के मॉडर्न इरा में जो जस्टिफिकेशन ऑफ वॉर है वो कुछ और है। तो बेसिकली आज के जो हमारा लेक्चर है वो उसमें उसका मकसद यही है कि हम ये देखेंगे इसकी डेवलपमेंट कैसे हुई, क्योंकि जिस तरह यूज़ ऑफ फोर्स की डेवलपमेंट होती चली गई इसी तरह जो लीगैलिटी ऑफ द वॉर है या जस्ट वॉर का जो कॉन्सेप्ट है उसकी भी डेवलपमेंट उसके साथ साथ होती चली गई। तो इसको देखने से पहले हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि बेसिकली जो वॉर के रिगार्डिंग लॉज हैं उनको हम दो तरह से डिवाइड करते हैं। जो हमारी पहली टाइप है वो हमारी एट बैलम में आती है और दूसरी जो इन बैलो है। जो हेड बैलम जो है वो लॉज या रूल्स हैं जो कि गवर्न करते हैं रिजोर्ट टू द आर्म कन्फ्लिक्ट, यानी कि जो लीगैलिटी ऑफ द वॉर्स को बात करते हैं। एक अगर आप एग्जांपल जहन में ले लें तो जब तक वॉर स्टार्ट नहीं हो जाती उस तक जो रूल्स उस चीज़ कंडक्ट को डेवलप कर रहे होते हैं, स्टेट्स के कंडक्ट को जो गवर्न कर रहे होते हैं, वो सारे के सारे रूल्स जो हैं वो जो एट बैलम के एम्बिट के अंदर आते हैं। लेकिन जब आर्म कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है तो उसके अंदर जो जो रूल्स जो हैं जो उस चीज़ को गवर्न कर रहे होते हैं वो जो इन बैलो में आते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है वो हमारा जो इन बैलो के अंदर आता है। तो अब दोबारा से वही एग्जांपल अगर आप देखें कि एक कंट्री ने अभी अटैक नहीं किया तो उसकी जो लीगैलिटी है अटैक करने की, वो जो फर्स्ट स्ट्राइक की लीगैलिटी है कि वेदर वो यूज़ कर सकता है नहीं कर सकता, थ्रेट कर सकता है यूज़ ऑफ फोर्स का नहीं कर सकता, वो सारे के सारे जो रूल्स गवर्न कर रहे हैं वो जो एट बैलम में कर रहे हैं। लेकिन जब एक दफ़ा आर्म कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो लीगैलिटी थी उस वॉर की या वो इलीगल अटैक था, वो एक साइड पे। लेकिन जब आर्म कॉन्फ्लिक्ट जो है या आर्म अटैक स्टार्ट हो गया, आर्म कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया, तो उसके बाद जो रूल्स गवर्न कर रहे हैं कंडक्ट को, स्टेट्स की कंडक्ट को, जिसमें आपके प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स आ जाते हैं, इसके अलावा आपके कम्बैटेंट्स और नॉन कम्बैटेंट्स का जो भी कॉन्सेप्ट है वो आ जाता है। तो बेसिकली जो ह्यूमैनिटेरियन लॉ है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का, वो अगर आप कॉन्सेप्ट जहन में लाएं तो वो सारे का सारा जो से मेलो में आता है। तो बेसिकली हम लॉज को की टाइप्स को रिगार्डिंग वार इन दो जो ब्रॉड क्लासिफिकेशंस हैं उनमें हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर हम कॉन्सेप्ट देखें जस्ट वॉर्स का, या फिर आप इसे यूज़ ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं कि जिस तरह डेवलप हुआ कि हम फोर्स का जो यूज़ ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट है जिस तरह वो डेवलप हुआ, इसी तरह लीगैलिटी ऑफ वॉर्स का भी जैसे मैंने शुरू में बात की इसी तरह उनका भी कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। तो हम इनको दो मेजर ब्रॉडर इराज के अंदर अगर डिवाइड करें फॉर द ईजमेंट तो हम कर सकते हैं। वो ये कि एक तो हमारा इरा आ जाएगा प्री चार्टर पीरियड, यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 से पहले पहले, 1945 से पहले पहले, यूएन चार्टर के आने से पहले पहले, वो हमारा प्री चार्टर पीरियड है। उसके बाद हमारा पोस्ट चार्टर पीरियड है जो कि 1945 के बाद अभी तक चल रहा है, यानी कि मॉडर्न इरा जो हमारा चल रहा है। इसमें हम देखेंगे कि अभी हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है, और उससे पहले हम ये देखेंगे कि बिफोर चार्टर, प्री चार्टर पीरियड के अंदर जो कॉन्सेप्ट था जस्ट वॉर्स का या यूज ऑफ फोर्स का जो कॉन्सेप्ट था वो किस तरह डेवलप हुआ। तो अगर हम स्टार्ट करें प्री चार्टर पीरियड से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें 15th सेंचुरी के अंदर जब सेंट ऑगस्टीन के अकॉर्डिंग जो यूज ऑफ फोर्स थी वो जस्टिफाइड थी, वो वॉर जस्ट थी, जहां पर आप किसी एग्रेशन को रिस्पॉन्स में कर रहे हो या आपकी जो इंजरीज हैं उनको रिवेंज करने के लिए आप यूज ऑफ फोर्स कर रहे हो। इसी तरह उनका ये मानना था कि जो वॉर्स हैं वो ऑर्डेन की जाती हैं फ्रॉम द गॉड, क्योंकि ये वो कहते थे कि ये नेचुरल चीज़ है, होली चीज़ है, तो उसमें अब जो ह्यूमनली कंडक्ट है जिसे कह रहे उसको वो मिनिमाइज कर देते थे। तो इसका मतलब ये है कि 15th सेंचुरी में ये कॉन्सेप्ट था कि जब भी यूज ऑफ फोर्स अगर किसी एग्रेशन के रिस्पॉन्स में या कोई किसी इंजरी के रिवेंज में ली जाए या गॉड की तरफ से अगर ऑर्डर्स हैं तो उस के बदले में या उसके नतीजे में अगर कोई भी वॉर की जाती है, यूज ऑफ फोर्स की जाती है, तो वो जस्टिफाइड है।
लेकिन जैसे ही 16th सेंचुरी में अगर हम आ जाएं, जो लेट 16th सेंचुरी आप कह लें, थॉमस एक्विनास की तरफ से अगर थी, तो उस वक्त वो कॉन्सेप्ट वहां पर ये दिया गया कि जब भी पॉप डिक्लेयर करेगा वॉर, यानी कि जो उनके चर्च कह सकते हैं या होली जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जब वो वॉर डिक्लेयर करेंगे तो वो ये मानना था उनका कि ये ऑर्डर फ्रॉम द गॉड होते हैं और यही जस्टिफाइड हैं, कि जब भी पॉप आपका जो डिक्लेयर करता है वॉर तो वो जस्टिफाइड होगी। लेकिन आप देखें थियोलॉजियंस आगे जब हम मूव करते हैं इसी के 17th सेंचुरी के अंदर जब हम आ जाते हैं, तो वहां पर डॉक्ट्रीन ऑफ प्रोबेबिलिज्म आ जाता है। वहां पे वो कहते हैं कि जरूरी नहीं कि यूज ऑफ फोर्स जो है वो जब यूज की जाए तो वो एक साइड से ठीक हो, वो मे भी दोनों साइडें जो यूज ऑफ फोर्स कर रही हैं वो ये दोनों साइडें भी ठीक हो सकती हैं, दोनों के ठीक होने का, दोनों के लीगैलिटी का जी प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। अब वहां पर वो बेस करते थे अपने इंटरेस्ट के ऊपर। अब जो स्टेट के जो सेल्फ इंटरेस्ट हैं या पर्सनल इंटरेस्ट हैं वो वेरी करते हैं। कोई अपने इंटरेस्ट को कहाँ पर जस्टिफाई करता था, दूसरी स्टेट अपने इंटरेस्ट का जो ब्रॉडर मीनिंग लेती थी कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जिसको इंटरप्रेट करने के लिए अब ढेर सारे उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटीज थी। दैट मीन्स कि स्टेट यूज ऑफ फोर्स कर सकती थी, वो उसको यूज ऑफ फोर्स करने के बाद उसको ब्रॉडली इंटरप्रेट करने के साथ साथ उसको जस्टिफाई भी कर सकती थी। लेकिन ये चीज थोड़ी सी, यहां तक वो दौर था जहां तक अनलिमिटेड यूज ऑफ फोर्स थी, देयर वाज नो बैन और इवन अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ फोर्स। लेकिन उसके बाद जब लीग ऑफ नेशंस आई, ये बेसिकली यहां तक आपकी वर्ल्ड वॉर वन का जो इरा है वो आ चुका है। वर्ल्ड वॉर वन के बाद आपकी लीग ऑफ नेशंस आती है। तो जब लीग ऑफ नेशंस आई तो वहां पर आपके पास जो कूलिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट आया, दैट मीन्स कि वो कंप्लीट बैन नहीं था यूज ऑफ फोर्स के ऊपर, लेकिन दैट वाज एन अटेम्प्ट टू रिस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ फोर्स। तो बेसिकली उसमें उन्होंने जो उनका आर्टिकल 12 क्लॉज 1 है लीग ऑफ नेशन के कॉवेनेंट का, तो वहां पर उन्होंने कूलिंग पीरियड दिया, और उस कूलिंग 3 मंथ्स का कूलिंग पीरियड दिया, और 3 मंथ्स के कूलिंग पीरियड के अंदर उन्होंने कहा कि आप पैसिफिक मीन्स के साथ सेटलमेंट करें। पैसिफिक मीन्स आपको अच्छी तरह पता है कि आर्बिट्रेशंस होती हैं, निगोशिएशंस होती हैं, जुडिशियल सेटलमेंट्स होती हैं, इसी तरह काउंसिल की इंक्वायरीज होती हैं। तो हम बेसिकली बाद में डिटेल में भी देखेंगे कि आर्टिकल 12 क्लॉज 1 कहता क्या है एक्चुअली। फिर उसके बाद आपका कैलिक ब्रायंट पैक्ट आया 1928 में। तो बेसिकली यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ जहां पर वो कहते थे कि देयर शुड बी अ टोटल प्रोहिबिशन ऑफ द वॉर या फिर आर्म कन्फ्लिक्ट। अब यहाँ पर वॉर और आर्म कन्फ्लिक्ट में भी थोड़ा सा डिटेल में, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुलाइजेशन में फ़र्क है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, एक इस पे भी एक अलग लेक्चर रखेंगे इंशाल्लाह। तो ये भी आपको जब आप यूएन चार्टर का प्रोविजन 2 क्लॉज 4 पढ़ते हो तो वहाँ पर भी एक बड़ी डिबेट आती है कि यहाँ पर आर्म कन्फ्लिक्ट का वर्ड इस्तेमाल हुआ, वॉर का इस्तेमाल नहीं हुआ। तो बेसिकली उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो क्या हुआ कि इसमें भी ट्रीटी, बेसिकली इसको हम ट्रीटी फॉर द रिनाउंसिएशन ऑफ वॉर भी कहते हैं, जो 1928 में हुई। तो इसमें क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि जी आप जो सेटलमेंट करेंगे वो बाय पैसिफिक मींस करेंगे। तो बेसिकली ये लीग ऑफ नेशंस वाला ही कॉन्सेप्ट था, लेकिन उसको थोड़ा सा इसने कह सकते हैं कि मजबूत किया। तो यहाँ तक तो हमारे पास ये वो पीरियड हमारे पास आता है जो हमारा प्री चार्टर पीरियड है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि देखेंगे कि लीग ऑफ नेशंस के अंदर जो आर्टिकल 12 क्लॉज 1 है, कॉवेनेंट ऑफ लीग ऑफ नेशंस क्या कहता है, वो ये कहता है कि द मेंबर्स ऑफ द लीग एग्री दैट इफ देयर शुड अराइज बिटवीन देम एनी डिस्प्यूट likely to lead to a rupture, they will submit the matter either to the arbitration, the first thing I have said, judicial settlement, and to the inquiry by the council। और उसके बाद जो मैंने आपसे बात की, जो 3 months का कूलिंग पीरियड था वो, एंड दे एग्री नो केस टू रिजॉर्ट टू वॉर अंटिल 3 months आफ्टर द अवार्ड बाय द आर्बिट्रेटर्स और द जुडिशियल डिसीजन आर रिपोर्ट ऑफ द काउंसिल। अब उन्होंने 3 आपके पास स्पेसिफिक मीन्स दे दिए अंडर आर्टिकल 12 क्लॉज 1 ऑफ द कॉवेनेंट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस। पहला जो मैंने आपसे पहले बात की कि जो जुडिशियल डिसीजन सेटलमेंट्स हैं, फिर आर्बिट्रेशंस हैं, या फिर इंक्वायरी बाय द काउंसिल। अब ये इन तीनों के बदले आपको उसके साथ साथ उन्होंने 3 months का कूलिंग पीरियड दे दिया। लेकिन आप इसको इस आर्टिकल के इस प्रोविजन को देखने के बाद आपको ये क्लियरली साबित हो रहा है कि यहाँ पर कहीं भी कंप्लीट बैन ऑन द यूज ऑफ फोर्स नहीं है अभी तक। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 आ जाती है, और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आपका पोस्ट चार्टर पीरियड आता है। अब यहां पर देखना है कि पोस्ट चार्टर पीरियड के बाद क्या हुआ। अब पोस्ट चार्टर पीरियड में आपका यूएन चार्टर, ऑब्वियसली सबसे पहले आपका यूएन चार्टर आता है। यूएन चार्टर का जो आपका आर्टिकल 2 क्लॉज 4 है,
ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे जिसमें उन्होंने यूज ऑफ फोर्स या फिर थ्रेट टू यूज ऑफ फोर्स दोनों को कंप्लीटली बैन किया है। लेकिन उससे पहले हमें यह देखना जरूरी है कि आर्टिकल 1 क्लॉज 1 जो कि उसके पर्पस के ऊपर है वो क्या कहता है। आर्टिकल 1 क्लॉज 1 क्लियरली ये कहता है कि जो यूएन का पर्पस है वो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी है। दैट मीन्स कि कोई भी ऐसी चीज जहां पर आगे पूरे चार्टर के अंदर कहीं भी अगर वर्ड यूज होता है कंट्रारी टू द पर्पस ऑफ द यूएन या यूएन चार्टर, तो दैट मीन्स कि इसका पर्पस क्या, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। फिर आपका आर्टिकल 2 क्लॉज 3 आता है जिसके अंदर वो ये कहता है कि किसी भी स्टेट के दरमियान अगर कोई मामला इस तरह का आता है जो कि लीड कर सकता है टुवर्ड्स द आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, तो उनको टुवर्ड्स द पैसिफिक मींस जाना चाहिए। अब वो पैसिफिक मींस जैसे मैंने पहले बात की, तो इसी तरह के वो जो पैसिफिक मींस हैं वो आपका जो आर्टिकल 33 है उसका जो क्लॉज 1 है वो आपको बताता है। अब 33 का क्लॉज 1 क्या कहता है, वो ये कहता है कि जब भी कोई इस तरह का मामला हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीक अ सोल्यूशन बाय नेगोशिएशन, इंक्वायरी, मीडिएशन, कॉन्सिलिएशन, आर्बिट्रेशन, जुडिशियल सेटलमेंट, रिजोर्ट टू रीजनल एजेंसीज अरेंजमेंट, और आप इसके बाद वो क्या कहता है कि पीसफुल मीन्स ऑफ योर ओन चॉइस। अब ये वो मामलात हैं जो वो तरीके हैं जिन्हें हम पैसिफिक मीन्स कहते हैं फॉर द सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट्स। तो हमारा आर्टिकल 33 क्लॉज 1 क्लियरली ये कहता है कि आपने पहले हमने क्या बात की आर्टिकल 2 क्लॉज 3 के अंदर कि उन्होंने ये कहा कि आपने पैसिफिक मीन्स की तरफ जाना है। आर्टिकल 33 क्लॉज 1 आपका कहता है कि वो कौन से पैसिफिक मीन्स हैं जिसके अंदर निगोशिएशंस उसने बताई, आपकी इंक्वायरी बताई, मीडिएशंस बताई, आर्बिट्रेशन बताई, कॉन्सिलिएशन बताई, और ये भी कहता है कि अगर आपके अपने ज़हन में कोई पीसफुल मीन्स है जिसकी वजह से आपका जो डिस्प्यूट है, जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व हो सकता है, तो आप उसकी तरफ जाएं। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ ज़रूर रिफ्लेक्ट कर रही होगी कि पीछे तो टर्म से रिस्ट्रिक्ट यूज़ ऑफ फोर्स के ऊपर, लेकिन यहाँ पर कंप्लीट बैन ऑन द यूज़ ऑफ फोर्स आ गया। यानी कि आपका यूएन चार्टर आपकी यूज ऑफ फोर्स को या थ्रेट टू यूज ऑफ फोर्स को कंप्लीटली बैन कर रहा है। फिर हम आर्टिकल 2 क्लॉज 4 की इंटरप्रिटेशन जरा डिटेल में भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि 1970 के अंदर एक डिक्लेरेशन आई जिसका नाम था फ्रेंडली रिलेशन डिक्लेरेशन 1970। उसके अंदर भी ये क्लियरली लिखा हुआ है कि नो स्टेट और द ग्रुप ऑफ स्टेट हैज अ राइट टू इंटरवीन। द फर्स्ट वर्ड इंटरवीन। अब इंटरवेंशन को हम किस तरह डिफाइन करते हैं ये भी आपको आगे पता चल जाएगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर एनी रीजन व्हाटसोएवर इन द इंटरनल और द एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ एनी अदर स्टेट। दैट मींस कि अब जो इंटरवेंशन है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों वेज में किसी भी स्टेट में एक स्टेट या ग्रुप ऑफ स्टेट नहीं कर सकती। आर्म्ड इंटरवेंशन और all other forms of interference or attempted threats against the personality of the state or against its political, economic and cultural elements are in violation of international law। अब यहाँ पर तो हमें पता चल गया कि ये सारी की सारी वायलेशंस हैं किसमें, अगर आप किसी की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल किसी भी स्टेट के उसकी जो पर्सनालिटी के रिलेटेड इंटरफेयर कर रही है कोई दूसरी स्टेट, अब कोई उसका इंटरनल मैटर है या एक्सटर्नल मैटर है, तो वो ये क्या है, वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ है। लेकिन अब हमें ये ज़हन में तो आ गया कि ये वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ है, लेकिन किस इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है, तो वो आपका आर्टिकल 2 क्लॉज 4 ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर कहता है कि ऑल मेंबर्स शैल रिफ्रेन इन देयर इंटरनेशनल रिलेशंस फ्रॉम, अब दो चीजें हैं, फर्स्ट थ्रेट एंड सेकंड थ्रेट और यूज ऑफ फोर्स, यानी कि थ्रेट टू यूज ऑफ फोर्स एंड यूज ऑफ फोर्स, इन दोनों से रिफ्रेन करना है किसी भी मेंबर स्टेट को अगेंस्ट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और द पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ एनी स्टेट और इन एनी अदर मैनर इनकंसिस्टेंट विद द पर्पस ऑफ यूनाइटेड नेशंस। दैट मीन्स जो हमने आर्टिकल 1 क्लॉज 1 के अंदर इसका पर्पस पढ़ा था, दैट इज इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, कोई इस तरह का कंडक्ट किसी भी स्टेट की तरफ या कोई थ्रेट या फिर यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ एनी स्टेट, या फिर कोई ऐसा मैटर जो कि आपकी इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को थ्रेट हो, तो उससे क्या करता है, कंप्लीटली बैन करता है आपका आर्टिकल 2 क्लॉज 4 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो यहां से हमें इस बात का पता चलता है कि अभी आज के मॉडर्न इरा के अंदर जो आपकी बैन है, कंप्लीट बैन ऑन द यूज ऑफ फोर्स है। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है निकारागुआ केस, उसके अंदर आपका जो यूज ऑफ फोर्स के ऊपर बैन है, इसने पहले तो अब बात हो गई कि आर्टिकल 2 क्लॉज 4 के अंदर इसको कंप्लीटली बैन कर दिया, लेकिन इसके अलावा उसके अंदर ये क्लियरली लिखा गया है कि बाय द कंडक्ट ऑफ द स्टेट और उसकी यूनिफॉर्मिटी और वही सारी चीजें देखते हुए
अभी जो उसने स्टेटस अचीव कर लिया इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ का, यानी कि जो स्कॉजेंस का उसके पास अभी स्टेटस अचीव हो गया बैन ऑन द यूज ऑफ फोर्स के ऊपर। तो ये हमारी जो चीज़ है ये नगारा गोवा के अंदर, नगारा गोवा केस के अंदर डिस्कस की गई है। अच्छा, अब जैसे कि हमने पिछले सारे में अब बात कर चुका हूँ कि किस तरह ये डेवलप हुआ, जैसे कि पहले बिल्कुल अनलिमिटेड था, फिर उसके ऊपर अटेम्प्ट की गई रिस्ट्रिक्ट करने की, फिर कंप्लीटली बैन कर दिया गया। अगर हम इसको किसी प्रैक्टिकल एग्जांपल में, जैसे केस लॉज की एग्जांपल्स होती हैं, तो उसमें अगर देखना चाहें तो कर्फ्यू चैनल केस एक बड़ी इंपॉर्टेंट, इसकी बड़ी अच्छी एक एग्जांपल है। हुआ यूं था कि ब्रिटिश वॉरशिप्स जो थी वो संक हो गई, किसके अंदर, अल्बानियन जो उनका वो वाटर टेरिटोरियल वाटर्स था। तो उसमें क्या हुआ कि अब पास तो हो रही थी, अब उनको इनोसेंट पैसेज भी था। कि जब हम लॉ ऑफ सीज पढ़ेंगे इंशाल्लाह, इससे अगला लेक्चर लॉ ऑफ सीज के ऊपर होगा, तो उसमें आपको मैं समझाऊंगा पहले ग्राफिकल कॉन्सेप्चुलाइजेशन के साथ कि मतलब टेरिटोरियल वाटर्स और वो क्या कॉन्सेप्ट्स और कोस्टल स्टेट के क्या राइट्स होते हैं उसमें। तो क्या हुआ कि जब वो ऑल उसके पास इनोसेंट पैसेज था, लेकिन क्या हुआ कि माइन से उनकी जो ब्रिटिश वॉरशिप थी वो संक हो गई। लेकिन उनके बाद उन्होंने एक पार्टिकुलर पीछे से अपनी भेजी वॉरशिप्स, और उनका एक वो पूरा एक मिशन था, तो उसके थ्रू क्या हुआ कि उन्होंने वायलेशन की। तो कोर्ट ने ये किया कि आल दो उनकी वॉरशिप्स जो थी वो वहां पर संक हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद जब तक उन इनोसेंट पैसेज उनको ये बेसिकली राइट नहीं देता कि वो वहां पर जाकर कोई किसी किस्म की रिसर्च करें या सर्च करें कि वो माइंस कहाँ पर हैं और वो सारी चीज़ें, दैट मीन्स कि उन्होंने किसी स्टेट की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को वायलेट किया। तो बेसिकली इसमें तो इस तरह की इंटरवेंशन अकॉर्डिंग टू, जैसे हमने पीछे प्रोविजंस डिस्कस की, तो इस तरह की इंटरवेंशन जो है उन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग क्या है, वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।